तो चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हरिनाम सिंह हैं, किसान नेता हैं, स्वागत है सर आपका। आलोक त्रिपाठी जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और मनीष कुमार वर्मा हैं, आपका भी स्वागत है। जावेद इकबाल हैं, उद्योगपति हैं, आपका भी स्वागत है। और भगत सिंह हैं, एजुकेशन का जो सेक्टर है उसकी बात रखेंगे, आपका भी स्वागत है सर। तो सबसे पहले हरिनाम जी, आप ही के साथ डिबेट को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि किसानों की अगर बात की जाए तो अगर अन्नदाता अगर खुशहाल है तो हिंदुस्तान खुशहाल है। अगर अन्नदाता तरक्की करता है तो ही हिंदुस्तान की तरक्की होती है। आप इस बजट को किस तरीके से देख पा रहे हैं? आपकी क्या कुछ डिमांड है, आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? वित्त मंत्री, धन्यवाद। वित्त मंत्री जी ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया, गरीब युवा उनके लिए बजट है, किसानों को तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो हमारा तो कोई प्रदेश सरकार के उसमें एजेंडे में कोई स्थान ही नहीं है। जी हमारा जब कोई स्थान ही नहीं है और वित्त मंत्री की जुबान पे अगर किसान का नाम लेने में भी शर्म आती है तो मैं इसमें अपनी प्रतिक्रिया क्या दूं? जी बिना किसान के अगर उत्तर प्रदेश का योगी सरकार कुछ विकास कर सकती है तो कर ले। 5 आने गन्ने के बढ़ाए नहीं। किसान पूरे उत्तर प्रदेश का आस लगाए बैठा था कि गन्ने का रेट कुछ बढ़ेगा। पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर में इंस्ट्रूमेंट और जो चीजें हैं उन पे रेट बढ़े हैं गन्ने, जबकि शुगर मिल मालिक चाहते थे कि अगर 10-20 रुपया बढ़ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वित्त मंत्री के एजेंडे में ही किसान नहीं है तो ठीक है, हम तो अपने बल पे जिंदा है। कोई सर ना कांग्रेस के बल पे जिंदा थे, ना भाजपा के बल पे जिंदा है, और ना हम सपा और बसपा के कुशासन के उस पे जिंदा थे। हम किसी के बल पे नहीं। हरनाम सिंह वर्मा और देश का किसान अपने बल पे घाटे की खेती कर रहा था, घाटे की खेती कर रहा, फिर भी जिंदा है, जिंदा रहेगा। सरकारों राम जी, के मैं खत्म लौटूंगा आपके करने। पास। हमारी सहयोगी निकिता इस समय लाइव मौजूद है। निकिता, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्योंकि 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब पिटारा खुलेगा। बिल्कुल, हमारी मौजूदगी भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर ही है, जहां पर ठीक 9:30 बजे के लगभग जो कैबिनेट बैठक है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वो फिलहाल चल रही है। कैबिनेट के तमाम मंत्री अंदर मौजूद है, क्योंकि आज वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय 2025-26 का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उसके पहले जितनी भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को मंजूरी देंगे और सभी वर्गों का ख्याल रखा है। जिस वक्त खुद सुरेश खन्ना इंडिया न्यूज से बात कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा था कि जो गरीब है, जो किसान है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सभी का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। तो आज 11 बजे पटल पर जो बजट है वो रखा जाएगा। तो देखने ये वाली बात भी होगी कि आखिर क्या कुछ सौगातें मिलती हैं। वही अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक्सप्रेस वे एक्सपेंशन, साथ ही साथ जो पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, अगर मैं आपको बता दूं 22 तारीख को प्रयागराज में जब कैबिनेट बैठक हुई थी, तो कई एक्सप्रेसवेज, जो विंध्याचल एक्सप्रेसवे है उसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिली थी, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक अमाउंट आवंटित हो गया था। तो तमाम ये चीज़ें हैं। अगर मैं सेक्टर वाइज आऊँ, डिपार्टमेंट वाइज आऊँ, तो चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल लाइन है, कृषि विभाग है, इन बिल्कुल सभी निकिता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या किसानों के लिए सरकार के पास कोई प्लान है? क्योंकि हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। क्या सरकार ने किसानों के लिए कोई प्लान तैयार किया है? देखिए, सरकार ने किसानों का हमेशा से ध्यान रखा है, और यही एक वजह है कि पिछली बार से अगर एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो पिछली बार से हमेशा जब एक फॉरवर्ड कदम रखा जाता है तो जो बजट का आकार है वो बड़ा होता जाता है। और यही एक वजह है कि इस बार का जो आकार है वो लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं। ऋण माफी की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ तमाम वो ऐसी चीज़ हैं, चाहे वो युवाओं की बात करें। देखिए, आम जनता को क्या चाहिए? अच्छा खासी एक नौकरी चाहिए,
आवास चाहिए, एक लाइफ चाहिए, खाना चाहिए। तो खास तौर पर इन सभी चीज़ों का जो ध्यान है वो इस बजट में ज़रूर रखा गया है। खुद वित्त मंत्री जो सुरेश कुमार खन्ना हैं, उन्होंने भी ये कहा है। देखिए, केंद्र का, जब मैं आपको बता दूं देवेंद्र, जब बजट आया था 1 फरवरी को, तब भी आम जनता यानी कि मिडिल क्लास को लगातार फायदा हुआ था। और जिसपे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी मिडिल क्लास को खासा एक राहत दी थी। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा था कि टैक्स स्लैब्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए थे कि 12 लाख तक की जिसकी इनकम होगी उनको टैक्स उनका माफ था। तो कहीं ना कहीं जो जेब है उन पे खास तौर पर असर जरूर पड़ा था। और इसी नीति के साथ, क्योंकि 2027 की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव भी हैं, खास तौर पर उन सभी नीतियों को और जो चुनाव हैं उन सभी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे मैं खेलकूद की बात करूं, ग्रामीण इलाकों में जो स्टेडियम बनने की बात होती है, जो अलग अलग गेम जोन की बात होती है, विद्यालयों का एक्सपेंशन होता है, मेडिकल फैसिलिटीज किस तरीके से बेहतर की जाए, सड़कों का निर्माण किस तरीके से हो, चौड़ीकरण किस तरीके से हो, एक्सप्रेसवेज जो लेन 2, लेन 4, लेन 6 के हैं, तो यानी कि चलने के लिए एक अच्छी खासी रोड, रहने के लिए घर, एक अच्छी नौकरी, और साथ ही साथ अगर किसानों का, क्योंकि मुद्दा आपने भी उठाया है किसानों के लिए, खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज जब इंडिया न्यूज़ से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आज जो सत्र है, कहीं ना कहीं आज फिर से जो तीखी तकरार है वो देखने को मिल सकती है। निकिता, अपोजिशन ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है? क्योंकि हमने कई बार देखा है जब भी बजट पेश किया जाता है तो अपोजिशन लगातार सरकार पर प्रहार करता है। इस बार अपोजिशन की ओर से क्या कुछ प्लान तैयार किया गया? देखिए, सरकार जब वित्तीय बजट रखती है तो अपोजिशन के पास भी राइट होता है कि अपने सवाल पूछे। कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, सतीश महाना की अगर बात की जाए, तो उन्होंने भी कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का, मुद्दे उठाने का, इशू उठाने का राइट है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, अपनी बात सलीके से रखें। आज भी सरकार जब बजट पेश करेगी तो अपोजिशन के पास अगर उनको कोई कमी पेशी लगती है, खामियां लगती हैं, तो वो सरकार से ज़रूर सवाल उठा सकती हैं। सरकार के पास अपने अलग मुद्दे हैं, सरकार के पास, विपक्ष के पास अपने अलग मुद्दे हैं। उनके पास महंगाई का एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कुंभ की लगातार, बिल्कुल निकिता, आप लगातार बने रहिए। एक बड़ी जानकारी है उसकी बात करेंगे। इस समय की बड़ी जानकारी है बजट को लेकर, इस समय की महा ब्रेकिंग है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कैबिनेट की बैठक जारी है। एक औपचारिक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, यहां पर बजट को पेश किया जाएगा और थोड़ी ही देर में बजट को पास भी किया जाएगा। 50 मिनट का समय बचा हुआ है जब वित्त मंत्री पिटारा खोलेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि पिटारे में जनता को क्या कुछ मिल पाता है, क्योंकि कई तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आज जब बजट जनता को क्या कुछ मिल पाता है। तो उत्तर प्रदेश का उपयोगी बजट है और बजट के आकार की अगर बात की जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए होगा। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का बजट कितना खास होगा, कितना शानदार होगा। लेकिन देखना यह होगा क्या कुछ मिल पाता है, क्योंकि दावे तो हर बार ही किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितना है दम, ये अब से 50 मिनट बाद ही तय हो पाएगा। चूंकि 11 बजे वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगे और पिटारा खुलेगा, जनता को क्या मिलेगा। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा इस बार की बजट को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तमाम तरह के दावे किए हैं। जैसा कि हम देखें कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर कहती हैं कि डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में चल रही है। और प्रधानमंत्री जी का जो बजट में मुख्य फोकस रहा है वो रहा है ज्ञान पे। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो इन चारों को अगर हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर निकल के आता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, वो निकल करके आता है MSME सेक्टर।
अगर एमएसएमई सेक्टर को जो वर्तमान हालत में हम यहाँ से अगर आगे लेकर के जाते हैं, तो वो फिर चाहे इस प्रदेश के गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता किसान हो, या फिर इस प्रदेश की नारी हो, इन चारों को हम हर तरीके से सशक्त कर सकते हैं। और इसी माह की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था कि आने वाले बजट में जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके लिए हम काफी कुछ बड़े रिफॉर्म्स लेकर आने जा रहे हैं। अगर जो एमएसएमई सेक्टर की वर्तमान हालत है, अगर हम इस पे बात करते हैं, तो लगभग इस समय उत्तर प्रदेश में 95 लाख एमएसएमई सेक्टर हैं, एमएसएमई यूनिट हैं, जो कि लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, उसको हम देखें तो कहीं न कहीं ये अभी भी एक नाकाफी है और उसका अर्थव्यवस्था में योगदान भी नाकाफी है। तो अगर एमएसएमई सेक्टर को सरकार वाकई आगे बढ़ाना चाहती है, तो सबसे पहले हमें जो क्रेडिट है, क्रेडिट जो फाइनेंस देना हो जाए, चाहे फिर वो क्रेडिट की गारंटी हो जाए। माननीय वित्त मंत्री जी को भी इस बजट में देखना होगा कि कहीं न कहीं जो क्रेडिट की जो क्रंच है हमारे एमएसएमई सेक्टर में, उसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद जो सर्वप्रथम हम स्किल इंडिया की बात करते रहे हैं ठीक है। 2015 से, तो कहीं न कहीं जो हमें परिणाम चाहिए थे विगत 10 सालों में, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी भी एक एक काफ़ी बड़े स्तर का जो मिसमैच है कि क्या इंडस्ट्री डिमांड कर रही है किस लेवल का और किस स्तर का हम उनको स्किल दे पा रहे हैं, वो अभी भी गैप देखने को मिलता है। भले सरकार ने उसकी कोशिश करने के लिए बहुत सारे आईटीआई कॉलेज को पीपीपी मॉडल पे लेके गए हैं, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को भी हम पीपीपी मॉडल पे लेकर के गए हैं, पर उसका जमीन पे कोई अभी तक हमें परिणाम देखने को नहीं मिला है। ठीक तो है, अब ये मैं वक्त लौटूंगा सर है। आपके पास। हमारे साथ भगत सिंह भी जुड़े हुए हैं। भगत सिंह जी, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? चूंकि कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब बजट पेश किया जाता है तो एजुकेशन को लेकर कुछ बड़ी सौगातें नहीं मिल पाती हैं। इस बार का बजट कितना खास होगा सर? जी जी सर, नमस्कार सर। एक्चुअली अगर हम देखें तो मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। वहां पर मैं देखता हूं बहुत सारे अभी पाठशालाएं, स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, कि वहां पर उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरीके से डंका बजाया जाता है कि जी 71,000 करोड़ रुपए हम विद्यालयों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम उसको आवंटित करेंगे, लेकिन देखा जाए तो इतने अच्छे तरीके से वो काम हो नहीं रहा है, क्योंकि जो बुनियादी जरूरतें हैं स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, वहां पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा खासा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो स्कूल को चलाएगा, वो चलाता कौन है? शिक्षक चलाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो शिक्षकों की आजकल जो हालात हैं, जो स्थिति है, जो उनकी दुर्दशा है, वो बहुत दयनीय है। हम देखें कि कुछ ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे सारी चीजें यानी कि सारा वर्क किया जा रहा है, हर एक जगह पर उनको ले जाया जाता है, पढ़ाया जाता है और बाकी घरों में सर्वे बिल्कुल, किए जाते दावे हैं, हर बार की जाते हैं, लेकिन दावों में नजर हर बार नहीं किए आता जाते हैं। मैं है आपको जी। बताना चाहता हूं कि उनकी उनकी पगार मात्र 10,000 रुपए है। अब सोचिए, जब शिक्षा मित्रों की पगार 10,000 है तो वो घर को कैसे चलाएंगे? किस तरीके से वो आगे बढ़ा पाएंगे? घर, उनका मानसिक रूप से उनका जो संतुलन है वो बैलेंस नहीं है और वो बिगड़ चुका है। कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो जिनकी मौत हो चुकी है, जिन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगा दिया। मात्र 10,000 रुपए वो सरकार से मिल रहे बिल्कुल, हैं, और ये कहीं ना लेकिन कहीं उनसे मेंटली काम प्रेशर पूरा भी हो लिया जाता जा है। रहा है। लौटूंगा सर आपके पास। मनीष जी जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने पिछली बार जब बजट पेश किया तो कई बड़ी सौगातें दी, लेकिन इस बार की अगर हम बात करते हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए हमारा एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जो डबल इंजन की सरकार है, मैं इसकी इस बात के लिए ज़रूर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज इन्होंने इनकम टैक्स में जो छूट दिया है, उसका फ़ायदा बहुत से व्यापारियों को मिलेगा। चूँकि मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ और व्यापारी वर्ग सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ चाहता नहीं, देता है इस समाज को, और आज 70% ज़्यादा रेवेन्यू दे करके देश को चलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बेसिकली मैं गोल्ड इंडस्ट्री से आता हूँ और हमारा सोना चांदी जो है वो हमारे देश में आज भी निवेश के रूप में देखा जाता है। और अभी जो हमारी कस्टम ड्यूटी जो पहले है, कस्टम ड्यूटी सेस मिला करके 15% होती थी, उसको सरकार ने घटा के 6% किया। इसका बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिला कि हमारे देश में स्मगलिंग पे बहुत हद तक रोक लगी और लोग नंबर 1 में लेने लगे। और जहाँ तक ये जीएसटी की बात है,
तो चूंकि आज सोना 90,000 रुपए करीब हो रहा है और उसमें 3% जीएसटी का करीब 2700 रुपए बनता है। और चूंकि जब बहुत से लोग हमारे देश में निवेश के रूप में भी इसको लेते हैं तो ये मेरे समझ से ज्यादा है। अगर सरकार इस दिशा में करके इसको 1 से 1.5% जैसे पहले होता था, पहले भी 1% थी हमारी, अगर इसको ले आएंगे तो शायद निवेश के रूप में एक अच्छा माध्यम होगा। और अभी मैं भाई जी बात सुन रहा था और मैंने देखा और बहुत से हैं जितने हमारे विकसित देश हैं, उनका अगर देखा जाए, अध्ययन किया जाए, तो उन लोगों ने 2 चीज़ों पे बहुत काम किया, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे उन लोगों ने हमेशा या तो फ्री किया और या बहुत कम मार्जिन पे। और इस दिशा में मैं बड़ा दुखी होके कहता हूँ कि ठीक है, आज लौटूंगा हमारे आपके देश में पास। शायद निकिता यही 2 कुछ सेक्टर तस्वीरें ऐसे दिखा हैं। रही हैं, निकिता कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। देवेंद्र, सबसे पहले तो आपको अहम अपडेट बता दूं कि कैबिनेट बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जिस तरीके से चल रही थी, और अब जो सभी मंत्री हैं उनका आप देखिए धीरे धीरे आवास से निकलना शुरू है। तो अभी तक ये जो अभी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक 5KG पर हो रही थी वो खत्म हो गई है, जहां पर बजट को मंजूरी मिलनी थी। अब धीरे धीरे सभी जो मंत्री हैं वो आवास से निकलते हुए विजुअल सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर जो मंत्री हैं अब धीरे धीरे उनका बाहर निकलना शुरू हो रहा है और अब ये सीधा प्रस्थान करेंगे विधानसभा की ओर, बिल्कुल, जहां पर आज 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो बजट है वित्तीय वर्ष 2025-26 का उसे पेश करेंगे। बिल्कुल 40 मिनट का समय बचा हुआ है फिलहाल के लिए। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। 40 मिनट बाद ये तय हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिल पाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लगातार दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।